हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो इस वीक नहीं आएंगी, हालांकि मैं उनकी पीडीएफ बनाता जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि डे बाय डे आपको वहाँ अपलोड करता रहूँ। तो इस वीक नहीं, मतलब अगले 2-3 दिन नहीं आएंगे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। नाबार्ड के जो भी मॉड्यूल हैं, चाहे वो पीआईबी के हो मंथली करंट अफेयर्स को, पहले मैं उनको क्लियर करूँगा और मेरी कोशिश यही कि बुधवार तक मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर अपलोड हो जाए। हालांकि पीडीएफ मई तक की मैं वहाँ अपलोड कर चुका हूँ, इनको पीडीएफ से पढ़ना हो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको पता ही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया गया था। 7 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। देख लेते हैं। पीआईबी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिलती है जो कि नॉर्मल न्यूज़ चैनल पे या फिर आसानी से प्रोवाइड नहीं की जाती कहीं भी। आज की इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में बिल्कुल एक नई चीज़ सीखने को मिली। जैसे 7 वर्ष कंप्लीट हो गए, ये तो हमें पता ही है। 7 वर्ष कंप्लीट होने के मौके पर कहा गया कि जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई है तब से अब तक 43.04 करोड़ बेनिफिशरीज यानी बैंक होल्डर्स हो गए हैं। इसमें लगभग 146,231 यानी कि 1,46,231 करोड़ का अमाउंट इनके अकाउंट में जमा है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा। 43 करोड़ के आसपास जनधन अकाउंट होल्डर हो गए हैं जिनके अकाउंट में 1,46,231 करोड़ रुपए जमा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए तो इंडिया का बिगेस्ट फिनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, इंडिया का क्या वर्ल्ड का भी बिगेस्ट फिनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। लॉन्च कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए तो 7 वर्ष इसने कंप्लीट कर लिए हैं और इसने मोर ट्रांसफॉर्मेशनल डायरेक्शनल दोनों तरह के चेंज किए हैं फिनेंशियल इंक्लूजन के इकोसिस्टम में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनधन योजना की। जनधन योजना के 6 पिलर्स हैं। अभी तक मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा था कि 6 पिलर्स हैं और ये पिलर्स हैं, आप देख लीजिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हो, बीसी। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी आपको। फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वो तो करा गया जनधन। देखिए, याद रखिएगा, अगर आप नाबार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा 6 पिलर्स को, वैल्यू वाइज याद रखिएगा कौन कौन से हैं आपको। फिर क्रेडिट गारंटी फंड ये बनाया गया। इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है जनधन अकाउंट होल्डर्स को। इसमें देखिए, एक्सीडेंट कवर 1 लाख तक का और लाइफ कवर 30,000 तक का, अगर आपका अकाउंट 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच में खुला है, ये याद रखिएगा। पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो जनधन अकाउंट के 6 पिलर्स हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जनधन जो योजना है उसको 28/8/2018 से और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले क्या था? एवरी हाउस होल्ड 1 अकाउंट था, अब इसको एवरी अनबैंक एडल्ट कर दिया गया है, यानी हर एडल्ट का अकाउंट होना ही चाहिए। रुपे कार्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है जनधन अकाउंट होल्डर्स को। इसमें क्या होता है? 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का रुपे कार्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें फ्री एक्सीडेंटल कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, पहले ये 28 को जो चेंज किया गया, पहले रुपए कार्ड होल्डर का फ्री एक्सीडेंटल कवर 1 लाख रुपए का था, अब कितना है? 2 लाख रुपए। तो ये भी आपका जनधन अकाउंट का ही एक टर्म है। फिर ये देख लीजिए, ओवरड्राफ्ट लिमिट पहले 5,000 थी, फिर इसको 10,000 किया गया, जिसमें से 2,000 तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट बिना किसी कंडीशन की है। अपर एज लिमिट 65 ईयर्स कर दी गई। ये देख लीजिए, कोविड क्राइसिस के दौरान 500 रुपये पर मंथ दिए गए 3 महीने के जनधन अकाउंट में। उस दौरान लोगों को अपने जनधन अकाउंट याद आया कि भैया 1,500 रुपये मिल गए हैं, भागो भागो। नेक्स्ट आर्टिकल है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है। उसने आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। वेबिनार का नाम है मेजर डिजीज प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, देखते हैं भैया डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की बात। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, उन्होंने मेजर डिजीज प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड इट्स मैनेजमेंट पर क्या वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है 28 अगस्त 2021 को, जब जनधन अकाउंट वाले की मतलब की योजना के 7 वर्ष कंप्लीट हुए। तभी इस वेबिनार को सेक्रेटरी मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने एड्रेस किया। इस दौरान इन्होंने कहा गया कि जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है उसमें डिजीज मैनेजमेंट में होने वाले चैलेंजेस की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है,
उसकी बात की गई इस वेबिनार में। कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी हाईलाइट किया गया, खास करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिशरीज के सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है 20,050 करोड़ का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पीआईबी पढ़ने का यही फायदा होता है कि अगर लगातार 3 महीने से कोई पीआईबी पढ़ रहा होगा तो बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी फैक्ट्स फिगर्स अपने आप याद हो गए होंगे। ये देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके सेलिब्रेशन के तौर पर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया। पर्पस क्या था? क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर सेक्टर। देख लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो वेबिनार तो हमने देख लिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट था फोकस का फिशरीज सेक्टर में, ठीक है। टारगेट क्या थे? फिश प्रोडक्शन को एडिशनल 70 लाख टन के आसपास बढ़ाना, साथ ही साथ फिशरीज का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ तक बनाना 2024-25 तक। फार्मर्स, जो फिश फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को डबल करना। नॉर्मल की इतनी 2022 तक, फिश फार्मर्स की 2025 तक। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 20 से 25% है, 10% करना, ये याद रखिएगा आप। उसके अलावा फिशरीज और इससे अलाइड सेक्टर्स में 55 लाख लोगों की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। 20,050 करोड़ दिए गए हैं 5 वर्षों के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक के लिए। आपको ये याद रखना है कि अब तक का ये हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है फिशरी सेक्टर में। और कई बार मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है, आज फिर से बताता हूँ। अगर मरीन फिश प्रोडक्शन की बात की जाए, मरीन फिश प्रोडक्शन की, तो पहले गुजरात टॉप पे था, अब तमिलनाडु टॉप पे है मरीन फिश प्रोडक्शन में। 7.75 लाख टन का प्रोडक्शन करता है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ऑल ओवर फिश के प्रोडक्शन में, साथ ही साथ इनलैंड वाटर फिशरीज के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। तो ये वैल्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर में एफडीआई 168% ग्रोथ किया है। कितना? 168% ग्रोथ किया है पहले 3 क्वार्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नाबार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली डाटा रिलीज हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा डाटा जारी किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे जो है आपके स्टेप्स लिए हैं इंडिया में एफडीआई इनफ्लो को बढ़ाने के लिए, तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिला है। 2021-22 के फर्स्ट 3 मंथ में एफडीआई इनफ्लो जो है $22.53 बिलियन के आसपास रहा, जो कि पिछले साल के एफडीआई से 90% अधिक है। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो 168% बढ़ गया फर्स्ट 3 मंथ में। इक्विटी की फॉर्म में एफडीआई आया 17.57 बिलियन, तो टोटल एफडीआई हो गया और इक्विटी की फॉर्म में एफडीआई, दोनों याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है इन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में। मोस्टली कंप्यूटर सेक्टर में आता था, लेकिन इस बार कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर सेकंड नंबर पर रहा है। जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में एफडीआई आया है उसका 27% सिर्फ किस में आया है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आपको याद रखना है क्यों आया है भाई। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सबसे पहले अनाउंस की गई थी मोबाइल के साथ साथ, ठीक है, इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर हाई रहा। तो टॉप 3 सेक्टर्स याद रखिएगा एफडीआई के लिए फर्स्ट क्वार्टर में: ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर एंड सर्विस सेक्टर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का 88% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आया है। और ये देख लीजिए, कर्नाटका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितना एफडीआई आया है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में आया है। कर्नाटका में खैर अभी तक मैंने कल ही करंट अफेयर्स की वीडियो में बोला था, कल या परसों, 2 दिन पहले ही, कि महाराष्ट्र में जो पिछले साल एफडीआई आया था टोटल $81 बिलियन के आसपास जो भी आया था, वो पढ़ाया हमने फैक्ट, आप देख लीजिएगा। उसका सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ था? महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट 3 क्वार्टर में जो एफडीआई आया है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, 48% आया है, फिर महाराष्ट्र में आया है। तो ये अपने आप में ही बेहतरीन न्यूज़ है कि एफडीआई जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। और कुछ समय पहले यूएस जो है सेकंड नंबर पे आया था और मॉरिशस को उसने 3rd नंबर पे कर दिया था। एफडीआई सबसे आता है सिंगापुर से, एफपीआई सबसे ज़्यादा आता है यूएस से। 2 तरीके हैं, ऑटोमेटिक रूट से, गवर्नमेंट रूट से। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है? आरबीआई गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट रूट में अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग। इंटर स्टेट सीमलेस ट्रांसफर करने के लिए व्हीकल्स का इंटर स्टेट सीमलेस ट्रांसफर करने के लिए बीएच सीरीज लॉन्च की गई है नंबर्स की। देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है अभी और क्या क्राइटेरिया होगा फ्यूचर में। देखिए, अगर आप एक स्टेट में हैं, दूसरे स्टेट में अपना व्हीकल ले जाना चाहते हैं
और रजिस्ट्रेशन अभी करवाना चाहते हैं तो बहुत दिक्कतें हैं, नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इवन अभी तो ये रूल है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो सेक्शन 47 है, आप किसी अन्य स्टेट में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उसके अलावा किसी अदर स्टेट में अपने व्हीकल को मैक्सिमम 12 मंथ के लिए ही रख सकते हैं। लेकिन जो नई मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आ रही है, BH सीरीज आ रही है, उसमें इस 12 महीने के ऊपर भी आप रख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हमारे लिए खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये इंपॉर्टेंट आप रखिएगा, अगर आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको 12 महीने ही व्हीकल रखने की परमिशन है 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 47 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है कि जल्दी कुछ चेंज किए जाएंगे, BH नंबर सीरीज लाई जाएगी। BH नंबर सीरीज में ये होगा कि आप दूसरे स्टेट में व्हीकल को रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे स्टेट में व्हीकल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है सीमलेस ट्रांसफर्स के लिए। उसके लिए भारत सीरीज लॉन्च की जाएगी। भारत सीरीज में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का ईयर होगा, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए BH कोड फॉर भारत सीरीज, फिर ये जो हैज़ हैं ये 4 नंबर होंगे और ये बाद में आपका अल्फ़ाबेट होंगे। तो ये BH सीरीज़ है। BH सीरीज़ आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 10 नंबर की सीरीज़ है, बस इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 15th फिनांस कमीशन। इन्होंने रूरल लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए टाइड ग्रांट भी दी थी 1.42 लाख करोड़ की। तो ये ग्रांट किसको देनी है? रूरल लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी भाई। रूरल लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए ये टाइड ग्रांट देनी है। किसके लिए? वाटर सैनिटेशन को मेंटेन कर। टाइड ग्रांट वो होती है कि भाई रुपया आप इसी चीज़ के लिए खर्च कर सकते हो, मतलब बच्चे को दिया था कि बेटा जाके फीस जमा कर देना, तो वो ग्रांट समझ लीजिए टाइड ग्रांट कि जिस पर्पज़ के लिए दिया वही पर्पज़ के लिए खर्च करो, नहीं तो फिर काम हो जाएगा फिर आपका घर आके। तो ये देख लीजिए 1,42,084 करोड़, 1,42,084 करोड़ रुपए की टाइड ग्रांट दी गई थी, मतलब कि अनाउंस की गई थी, रिकमेंड की गई थी 15th फिनांस कमीशन द्वारा। 5 वर्ष के लिए ये टाइड ग्रांट रिकमेंड की गई थी 2021-22 से 2025-26 के लिए 15th फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। इसमें टाइड ग्रांट वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड थी, यानी रूरल लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ये 1,42,084 करोड़ खर्च कर सकते थे। बाकी ये देख लीजिए ग्राम पंचायत पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए ये सब खर्च कर सकते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको पता ही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 के आसपास। ठीक है, और वो हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सारा पढ़ चुके हैं स्टैटिक मॉड्यूल में, वहाँ से देख लीजिएगा आप। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 15th फिनांस कमीशन के तहत जो ग्रांट होती है वो प्रोवाइड करता है रूरल लोकल बॉडीज़ को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 2021-22 से 2025-26 तक 15th फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन है। देखिए रूरल लोकल बॉडीज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 15th फिनांस कमीशन की टोटल ग्रांट रिकमेंडेशन कितनी है? 2,36,805 करोड़। वैल्यू याद रखिएगा 2,36,805 करोड़, ये टोटल ग्रांट है। इसमें से 60% टाइड ग्रांट है, यानी टाइड ग्रांट का मतलब है कि आप इन्हीं पर्पसेस के लिए वो चीज़ खर्च कर सकते हैं। तो जो टाइड ग्रांट है 1,42,084 करोड़, यानी कि 1,42,084 करोड़। तो टोटल ग्रांट रूरल लोकल बॉडीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए 2,36,805 करोड़ है, जिसमें से टाइड ग्रांट है आपकी 1,42,084 करोड़। ये याद रखिए। 15th फिनांस कमीशन वर्टिकल डिविजल पुल था 41%, यानी कि टोटल जो अपना टैक्स वगैरह आ रहा है उससे राज्यों को 41% देना है। लगभग सेम था जो 14th फिनांस कमीशन था उसके हिसाब से था, उसने कहा था 42%, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए तो 1% उसका काट के बाकी 41% बचाया गया। आर्टिकल 280 के तहत इंडिया में जो है प्रेसिडेंट द्वारा 5 वर्षों बाद या 5 वर्षों के इंटरवल पर फिनांस कमीशन का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15th फिनांस कमीशन चल रहा है, नवंबर 2017 में गठित किया गया था। चेयरमैन NK सिंह। अच्छा, फर्स्ट के कौन थे? KC नियोगी 1951 में बना था, याद रखिएगा। वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन याद रखिएगा। वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना है? 41%।
1% कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एक बार ढंग से पढ़ा चुका हूँ, वो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में गया है इनकम के लिए 45%, देख लीजिए 12.5% वेटेज दिया गया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए, 45% इनकम के लिए, 15% दिया गया पॉपुलेशन एंड एरिया के लिए, 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए, 2.5% टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और वर्टिकल डिवोल्यूशन दोनों आपको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।